नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से आपका ये 151 क्लासेस का एक मुफ्त क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके माध्यम से हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको डेली जो क्लास हैं उनका एक प्री शेड्यूल दिया जा चुका है, जिसको आप हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल डॉक्स का लिंक है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इन क्लासेस को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, डेली सुबह पढ़ के आइए, शाम को जो भी टॉपिक है उनकी क्लास देख लीजिए, आपके बेहतरीन तरीके से चीजों का रिवीजन होता रहेगा। इस सीरीज लगभग आधे पे ये सीरीज पहुंचने आ गई है। इस सीरीज की आज ये 74 क्लास है और भारत के भूगोल की मेरी आज ये 5वीं कक्षा है। तो अगर आपने भारत के भूगोल की ये सारी कक्षाएं नहीं देखी हैं तो इनको जाके अवश्य देख लीजिएगा। टोटल 10 क्लासें भारत के भूगोल की होंगी, 8 से 10 क्लासें, जिनमें हम पूरा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त कर लेंगे। उसके महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, ये 150 वो बड़े चैप्टर्स हैं जिनसे प्राय परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है। और अगर मैं ये कहूं कि एक क्लास से आपको एक सवाल भी देखने मिल सकता है तो भी कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफी R&D के बाद, काफी रिसर्च के बाद इन क्लासों को बनाया गया है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल में, हम पढ़ेंगे जलप्रपात, झीलें जो पूछी जाती है मैचिंग में, जलवायु तथा मानसून। इतनी चीजों को हम शॉर्ट में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये फ्री क्रैश कोर्स का प्रोग्राम आपके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से चल रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण घोषणा, दूसरा एक महत्वपूर्ण आपके लिए आदेश मान लीजिए, निर्देश मान लीजिए, बड़े भाई का कहा मान लीजिए कि एक टेस्ट सीरीज डिकोड एग्जाम ने 7000 प्रश्नों की लॉन्च की है। अनोखी टेस्ट सीरीज है अपने आप में। मेंटरशिप वाले जो 100 टेस्ट हैं 40-40 प्रश्नों के, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम था, 100 टेस्ट में 3 बार रिवीजन का पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम है ना, वो आपको मिलेगा, जिसमें डेली टारगेट, डेली टेस्ट का पीडीएफ, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन, उसका वीडियो सॉल्यूशन, ये सभी आपको ऐप के माध्यम से मिलेगा। मतलब 4000 प्रश्नों की तो लिखित व्याख्या, पीडीएफ है ना, और डेली टारगेट उनका, और उसके साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। प्लस इसके साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए फ्री दिए जाएंगे इस प्रोग्राम के साथ। 15 फुल लेंथ टेस्ट मुफ्त हैं इस प्रोग्राम के साथ, मतलब 3000 प्रश्न लगभग ये है ना, इनका पीडीएफ सॉल्यूशन, पीडीएफ टेस्ट आपको दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के 4 और 3 7000 प्रश्नों की एक बड़ी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला है, जिसमें समस्त प्रश्नों को नए ट्रेंड के हिसाब से, जैसा परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कथन निष्कर्ष वाले, सत्य वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। साथ ही जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करते आना चाहिए, कौन सा प्रश्न छोड़ना चाहिए, कौन से प्रश्न पे टाइम देना चाहिए, किन प्रश्न में तुक्का लगाना चाहिए। निश्चित रूप से आप मानिए कि यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ले लेते हैं और इस टेस्ट सीरीज के जो 100 वीडियोस हैं, है ना, जो 100 वीडियो सॉल्यूशन है उनको देख लेते हैं, तो आपके टेस्ट सॉल्विंग का अप्रोच बढ़ जाएगा। आपके पेपर में 15 से 20 नंबर में गारंटी दे रहा हूं बढ़ जाएंगे। और अगर आप साथ साथ जो क्विक रिवीजन सीरीज डिकोड एग्जाम की YouTube पे चल रही है उसको फॉलो करते हैं, इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत खुद से पढ़ लेते हैं, तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है। पूरी तरह से निर्भर आप यहां हो सकते हैं, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, है ना। 7000 परीक्षा ट्रेंड के हिसाब से बेहतरीन प्रश्न है, टॉपिक वाइज उनका कैटेगराइजेशन है, टॉपिक वाइज जो है उनकी चीजें हैं, और इसमें हिंदी और साथ साथ आपके जीएस दोनों कवर अप हैं, और उसी अनुपात में है जिस अनुपात में आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, निसंदेह आप इससे लाभान्वित होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज हमें पढ़ने हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत की प्रमुख झीलें, मानसून और वर्षा। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए जलप्रपात होता क्या है ना। जलप्रपात वाटरफॉल अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, वाटरफॉल अंग्रेजी में कहते हैं। ये वाटरफॉल होता क्या है ये समझ में आना चाहिए। मां साहब आपने तो डॉक्टरों वाली राइटिंग लिख दी, कोई बात नहीं, समझ में, शब्दों में कुछ नहीं रखा है, भावनाओं को समझो, है ना। वाटरफॉल क्या होता है ये देखो, ये आप चित्र में देख रहे हो, ये एक ऊंचा चट्टानी भाग है ना, ऊंचा चट्टानी भाग है, इससे बहते हुए नदी आ रही है और निचले चट्टानी भाग पर
पर धारदार तरीके से गिर रही है। तो इस प्रकार की जहां संरचना होगी, मान लो आपकी एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे, छत की दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पे पानी गिर रहा है, तो वो झरने का स्वरूप है। यहां बड़े जैसे पतनाला चलता है, आपने कुछ बदतमीज लोगों को देखा होगा जिनके मकान का पानी का पाइप नीचे तक नहीं होता, ऊपर से ही ऐसे टोटा सा निकाल देंगे और वो मार से बारिश में जो है जो भी नीचे जा रहा होता है उसके ऊपर प्रसाद सा गिर रहा होता है। तो ऐसा भी जो है, अब अगर वो पाइप के माध्यम से न गिर के पूरी छत से ऐसे करके गिर रहा हो, दैट इज जलप्रपात। उसी कुछ तरीके का जलप्रपात होता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, बड़ी चट्टान है, ये व्हाइट 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 पानी गिर रहा है यहां से, और ये जलप्रपात का निर्माण कर रहा है, वाटरफॉल का निर्माण कर रहा है। यदि आपने कोई वाटरफॉल रियल में देखा हो तो बड़ा अद्भुत अनुपम दृश्य होता है, एकदम आनंदित कर देने वाला दृश्य होता है। ठीक है, अकेले गए हूं बहुत अच्छी बात है, अपने प्रियतम के साथ गए हूं उससे भी अच्छी बात है। खैर चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा या जोगदा जलप्रपात किस पे है? सारावती नदी पर है और कहां है? कर्नाटक में। याद कैसे करोगे? जोग को याद कर लो, योग है ना, योग वाले जो बालक होते हैं जैसे बाबा जी हैं, पेट हिलाते हैं भाई साहब ऐसे ऐसे करके, है ना, एकदम ऐसे लगता है कि पेट में कटई घोटा सा मार रहे हैं, तो पेट हिलाते हैं मतलब योग, मतलब क्या कर रहे हैं? नाटक टाइप से कर रहे हैं। यद्यपि योग कर रहे हैं, मेरी अपार श्रद्धा है सभी में, है ना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप हमें से कुछ कमेंट कर देते हो, सर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई मैं याद करा रहा हूं, है ना, आप मुझसे कह दो मैं भी भोलुआओं की तरफ पटाके चला जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन याद आपको होना चाहिए, है ना, मेन बात वो है। तो योग क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं, मतलब कर्नाटक में है। और योग जो शरारतें आप देख रहे हो ना, टांग ऐसे घुमाना, हाथ ऐसे घुमाना, पेट ऐसे घुमाना, मतलब शरारत हो रही है, मतलब सारावती नदी पर है योग या जोग जलप्रपात, याद रखना, या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। तो योग में शरारत करते हैं, नाटक करते हैं, शरावती नदी और कर्नाटक। चलिए दूसरा देखते हैं, शिव समुद्रम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, और यह भी कहां है? कर्नाटक में। कावेरी का उद्गम स्थल मैंने आपको याद कराया था। कावेरी मतलब मम्मी पूछ रही क्या बेरी हो गई बेटा? क्या बेरी हो गई? तो कह रही नहीं मम्मी बेरी नहीं हूं, ब्रह्म की पहाड़ी पे से गिर गई थी। मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी उसका उद्गम स्थल है, किसका? कावेरी नदी का। और जहां ब्रह्मा जी होंगे वहीं तो शिव जी होंगे। मतलब शिव समुद्रम जलपात जो है, जलप्रपात जो है वो कहां है? कावेरी नदी पर है। और ये भी नाटक कर रही थी, कुछ ब्रह्मा की पहाड़ी आड़ी से नहीं गिरी थी। कावेरी क्या बेरी हो गई? नहीं मम्मी ब्रह्मा की पहाड़ी पे से गिर गई थी। मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी उद्गम स्थल, और जहां ब्रह्मा जी होंगे वहीं शिव जी होंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात। बताओ याद हुआ कि नहीं? आगे चलते हैं। इन क्लासेस को ही 2-3 बार देख जाना यार, मैं कोशिश करूंगा ये कंप्लीट होने के बाद इनके पूरे कंपाइलेशन आपके पढ़वा दूं, 10-10, 5-5, 8-8 घंटे के जो भी होंगे, इन्हीं को 2-2, 3-3 बार घोट जाना पेपर की ऐसी की तैसी। चलो, हुंडरू जलप्रपात। बोले हुं डरूं, मैं डरूं, बोले मत डरता। बोले क्यों नहीं डरता? स्वर्ण रेखा, सोने की रेखाएं हैं मेरे पास, हुं डरूं, मैं नहीं डरता भाई। हुंडरू जलप्रपात कहां है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और स्वर्ण रेखा नदी कहां है? झारखंड में, है ना। बोले मैं कोई फालतू के झाड़ नहीं पाड़ता, झारखंड में कोई झाड़ नहीं पाड़ता। क्यों? हुं डरूं, मैं डरूं भाई, मैं नहीं डरता, मेरे पास सोना है। स्वर्ण रेखा नदी। कपिल धारा, धुआंधार। अब देखो, सरदार नर्मदा नदी पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल बांध। ठीक है, तो सरदार जी क्या थे? नरम भी थे, गरम भी थे, धुआंधार थे भाई। मतलब जो आदमी नरम होता है वो बिल्कुल कपिल की तरह धारा बहता रहता है, शांत रहता है कपिल की तरह, है ना। किसकी तरह शांत रहता है? कपिल की तरह नरम है। लेकिन जब उसे गुस्सा आती है तो वो धुआंधार बरसता है। मतलब कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात दोनों नर्मदा नदी पर हैं। और नर्मदा जी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश बिहार में गंगा को मान सम्मान, नदी का दर्जा, माता का दर्जा मिलता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश वासी नर्मदा नदी को माता मानते हैं, सेम एज गंगा माता। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी पर बोले कपिल की तरह शांत है, नरम है, कपिल की तरह धारा बहता रहता है, शांत। लेकिन भाई जब गुस्सा आती है ना तो धुआंधार हो जाता है, मतलब धुआंधार जलप्रपात। चलो, चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती चित्रकूट कैसे भी याद कर लेना, इंद्रावती है और चित्र को कूट रही है, कैसे भी याद कर लेना। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर है। तो मांडवी को आप कैसे भी ध्यान रख सकते हो, दूध सागर, है ना। तो दूध मतलब वहां है
दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक के बीच में है। तो मांडवी ज्वारी नदियां हैं ही, गोवा की दोनों नदियां, और गोवा और कर्नाटक के बीच में है कौन सा? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। मुझे याद है पर आपको करा नहीं सकता। चलिए, भावलाई, भावबली, बजराई और मेदी नदी, अब ये नीचे के कुछ बकवास से हैं, ये आपसे खूब पूछे गए हैं। तो जो जो एक्स्ट्रा है वो मैं याद नहीं कराऊंगा, केवल आपको ही शकल दिखाता चलूंगा, है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। भमलाई, बजराई और मोदी नदी महाराष्ट्र, ठीक है। फिर लिंग, कसियार, बहकावा, नीह, कालाईकई, निहंग, थांग, है ना, नाम कैसे, निंगन गई, डेनथिलगिनरेम, ये सब जलप्रपात कहां है? आपके मेघालय में पड़ते हैं। नदी इनकी कोई नहीं है। चलिए, कोई बड़ी नदी नहीं है। अमृत धारा, देवधारा, हसदेव, है ना, ये किसकी नदी है? तो ये है महानदी की सहायक नदी है हसदेव। महानदी की सहायक नदी है हसदेव। तो महानदी के या फिर हसदेव के सहायक वो हैं अमृत धारा और देवधारा। तो देवता क्या है? हसदेव, मतलब देव हंस रहे हैं, क्यों? बोले हमारे पास अमृत है, देवधारा है, अमृत की धारा है, हम तो हंसेंगे ही भाई। और ये कहां है? आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। केंदाई जलप्रपात, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम धारा जलप्रपात, कोई दिक्कत नहीं है। दसम दगोंग कांची में है, याद रख लेना। गौतम धारा राड़ू। भालकुंडा राहतगढ़ बीना नदी पर है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है। सागर डिस्ट्रिक्ट है, वहां बहती है बीना नदी। बीना, भालकुंड, राहतगढ़, ठीक है। बीना दीदी जो आपकी मिर्जापुर वाली थी, है ना, याद रखना, वो भी तो बीना थी, है ना। चलो खैर, तो बीना दीदी, राहत याद रख लेना, है ना, राहत प्रदान कर रही थी वो। खैर चलो, दुग्ध धारा, कपिल धारा, ये हमने भी देखे थे। नर्मदा, कपिल धारा हमने देखा था। दुग्ध, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर था, लेकिन दूध धारा किस पर है? कंफ्यूज मत होना, नर्मदा पर है, ठीक है। नर्मदा दूध धारा, दुग्ध सागर बांध जो है वो किस पर है? मांडवी नदी पर है। खैर, लोध या बूढ़ा घाघ, तो ये बूढ़ा घाघ नदी है, उस पर है, ये आपके पड़ता है झारखंड में। ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। चूलिया जलप्रपात जो है चंबल में है। चंबल में रहते थे डाकू। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, चंबल के आसपास क्यों जा रहा है? चूलिया है क्या? मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। तो चूलिया है, मतलब चूलिया जलप्रपात कहां है? चंबल नदी पर है। कहां पड़ता है? राजस्थान में। डुडुमा जलप्रपात कहां है? मच्छुकुंड नदी में। डुडुमा, बोले उरी मम्मा, क्यों? बोले मच्छुकुंड मतलब मगरमच्छ देख लिया मैंने। मच्छकुंड मतलब मगरमच्छ देख लिया। तो डुडुमा, उरी मां, ये कहां है? आपके उड़ीसा में है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है। चंद्र प्रवाह, घाट प्रभा, ये कहां पड़ता है? आपके कर्नाटक में। तो इसको भी ध्यान रखना। गोकक जलप्रपात कहां है? घाट प्रभा नदी पर है। तो गोकक, है ना, डुबकी सी लगाओगे तो गप गप सी आवाज आती है ना, डुबकी लगाई आपने, है ना, बाहर निकल गए, मतलब घाट पे डुबकी। तो गोकक जलप्रपात, ऐसे ध्यान रख लेना। तो कुल मिला के प्रमुख जलप्रपात जो हैं, जो पेपर में पूछे गए हैं, वाटरफॉल्स जो हैं, वो मैंने आपको जितना यथासंभव हो सकता है याद करा दिए। आप चाहो तो इस वीडियो को, इतने पार्ट को 2 बार भी देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। झील क्या होती है? ऐसा बड़ा पानी का एरिया जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा हुआ है, उसको झील बोलते हैं। तो भारत के अंदर की जो प्रमुख झीलें हैं उनको याद करेंगे, मतलब ये इनलैंड झीलें हैं, भारत के अंदर स्थित झीलें हैं। चलिए, साला झील कहां है? साला है आपके अरुणाचल प्रदेश में। भारत का ये वाला हिस्सा आपके अरुणाचल प्रदेश है, यहां पड़ती है आपकी साला लेक। कैसे याद करोगे? अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुसता रहता है, बोले साला, है ना, उसको याद कर लो साला। तो ये साला रोज परेशान करता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में घुसता रहता है। तो साला लेक आपके अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल लेक कहां है? आपके हरियाणा में है। एक बड़खल और एक आपका सूरज कुंड, ये दोनों आपके हरियाणा में पड़ेंगे। जैसे याद कैसे रखोगे? बड़खल और सूरज कुंड। तो सूरज एक पहलवान है ना, सूरज एक पहलवान है जो बड़खल, जो बड़े बड़ों को खिला देता है, बड़े बड़ों को हरा देता है। तो सूरज एक पहलवान है, बड़े बड़ों को हरा देता है, मतलब बड़खल और सूरज कुंड। तो सूरज एक पहलवान है, और पहलवान सबसे ज्यादा कहां होते हैं? हरियाणा। अभी भी भूचाल छाया हुआ है भारत की राजनीति में, हरियाणा की एक दीदी को टिकट मिल गया है, ठीक है। चलो खैर, तो याद रखना ये बात क्या, कि बड़खल मतलब बड़े बड़े पहलवानों को सूरज ने कुंड में हरा दिया, बड़खल बड़े बड़ों को खिला दिया।
और पहलवान सूरज कहां का था? तो हरियाणा का था। तो बड़खल और सूरजकुंड हरियाणा की झीलें हैं। और साला ये चाइना हमें परेशान करता रहता है, मतलब मैं झील का नाम ले रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं। तो साला झील कहां है? ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। काली बेली आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। काली बेली, तमिल मतलब तू मिल भाई, खाली बेली मत मिलाकर तू मिल। तमिल को मैं हमेशा तू मिल से याद कराता हूं आपको, तमिल तू मिल, लेकिन खाली बेली मत मिलाकर, कुछ लेके मिलाकर। मिठाई का डिब्बा लाया कर, ये ले कांजू की कतरी लाया हूं मेरे दोस्त तेरे लिए, इमरती रबड़ी लाया हूं। ओहो सर, मैं तो रात में क्लास देख रही हूं आपकी और आप रबड़ी इमरती की याद दिला रहे हो। वो होता है ना मोमोटो, उसको ऑर्डर कर लो, उससे आ जाएगा। चलो खैर, बेम्बानद अष्टमुड़ी, ये झील कहां है? केरल में है। ये गई बेम्बानड झील, अष्टमुड़ी झील, बेल्लियानी झील, ये 3 झीलें इधर केरल में पड़ती हैं। बेम्बानाद, अष्टमुड़ी और बेम्बियानी, ये तीनों झीलें। एक और लिख लो, बेम्बियानी, बेम्बियानी झील, ठीक है। यानी झील ये कहां पड़ती है? केरल में। तो ये भी याद हो गई। चिल्का लेक तो आपको सबको पता है, ओडिशा में पड़ती है। ये रही चिल्का, है ना। तो चील क्या करती है? उड़ती है ना। चिल्का, चील उड़ गई, मतलब ओडिशा में है। तो चिल्का लेक कहां है? चिल्का लेक ओडिशा में है, बिल्कुल ध्यान रहेगा। चिल्का और इसमें कोलेरू में कंफ्यूज होते हो, पुलिकट में कंफ्यूज होते हो, सॉरी। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, तो ऐसे याद रखना, चिल्का, कोलेरू और पुलिकट, CKP है ना, CKP है। चिल्का, कोलेरू और पुलिकट। तो कोलेरू कहां है? कोलेरू आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, पुलिकट अभी मैं आपको याद कराऊंगा। बूलर और मानसवर, बूलर झील आपको याद ही है, बूलर कूलर है ना। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कोई कूलर नहीं चलाता भाई, क्यों? ठंड है सर वहां इतनी, कोई कूलर क्यों चलाएगा? आप भी कैसी कैसी बातें करते हो सर। लो भाई, बूलर झील है ना, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बोले तू गिन मत भाई, मतलब यहीं कर लो। शेषनाग झील भी वही है ना। फिर अनंतनाग झील भी वही है, फिर एक और है नागिन झील भी वही है, नागिन झील भी वही है। तो ये 5 झीलें जो हैं कहां पड़ती हैं? आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। डल झील भी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में है, ठीक है। पेरियार है ना, पेरियार झील केरल, और केरल में कौन सी और याद करके आए थे? अष्टमुड़ी याद करके आए थे, बेल्लियानी याद करके आए थे, बेम्बनड याद करके आए थे। बेम्बनड, अष्टमुड़ी, पेरियार, ये सब आपकी कहां है? केरल की झीलें हैं। पुलिकट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो पुलिकट में आपको कट याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सर पेपर में खुद ही लिखा आएगा पुलिकट, तो कट कैसे याद नहीं रहेगा? याद कर ले लाली कट। तो याद करो, क्या आंध्र प्रदेश कटा है क्या? यस सर, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश में कटा है। तो पुलिकट तमिलनाडु तो याद रहता है, आंध्र प्रदेश से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट कौन कटा था? आंध्र प्रदेश कटा था, और आंध्र प्रदेश से बॉर्डर साझा कर रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बीच में है, सबसे ऊपर है चिल्का, बीच में है कोलेरू, कोलेरू आंध्र प्रदेश में पड़ती है, और सबसे नीचे है पुलिकट। तो पुलिकट जो है वो आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। चलिए, कोलेरू झील कहां है? अभी बताया, आंध्र प्रदेश में है। ये रही, ये कौन सी थी? ये है चिल्का, ओडिशा में पड़ेगी। कोलेरू है ना, कोलेरू मतलब ये पड़ेगी आपकी आंध्र प्रदेश में। और ये रही पुलिकट। तो बोले कौन कौन कटा? बोले आंध्र प्रदेश कटा और तमिलनाडु कटा। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पुलिकट। लोकटक झील मणिपुर, मान लो आपको मणि मिल जाए पूरी, मणि मिल जाए पूरी, तो क्या करोगे? टक टक दीवार में मार के देखोगे, हैं जी मणि है, कुछ और तो नहीं है, मतलब लोक टक। तो ये कहां है? मणिपुर। और इसी में फुमडीज पाए जाते हैं, मतलब झील, लोकटक झील में बहते हुए घर पाए जाते हैं, फुमडीज। खैर, सांभर लेक कहां पड़ती है? आपके राजस्थान की अंतः स्थलीय जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, ये चारों झील आपकी कहां पड़ती हैं? ये चारों झील आपकी राजस्थान में पड़ती हैं। डीडवाना भी खूब पूछी गई है, राजसमंद भी खूब पूछी गई है। चलिए तो और देख लेते हैं। राजसमंद, नक्की, नक्की लेक, डीडवाना और उदय सागर, ये सारे आपके राजस्थान में पड़ते हैं। और एक और कौन सी? एक और पीछे हमने देखी कौन सी? सांभर लेक, ठीक है, सांभर लेक, ये सारे राजस्थान में पड़ते हैं। पुष्कर आपको पता है अजमेर राजस्थान, इसमें तो याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे चलते हैं। सूरज पहलवान था, बड़खल बड़े बड़ों को खिला दिया, मतलब हरा दिया, और पहलवान कहां का था? हरियाणा का। सर ये भी याद हो गया। रूपकुंड झील जो है वो कहां है? रूपकुंड उत्तराखंड में। अब देखो याद कैसे करोगे? सूरज कुंड को तो आपने सूरज पहलवान से याद कर लिया कि सूरज कुंड सूरज पहलवान, लेकिन सर रूपकुंड को कैसे याद करें ये भी बताओ। तो रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, ऐसे करके याद कर लो। मतलब सर ऐसे कैसे याद हो जाएगी? मतलब जो रूप बढ़िया है ना वो किसका है? वो उत्तराखंड वालों का है, एकदम
गोल वैसी टोपी सी लगाए हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली टोपी लगाए हुए पुष्कर सिंह धामी का साहब का फोटो देख लेना। तो रूप किसका कुंड बढ़िया है? उत्तराखंड वालों का बढ़िया है। खैर, फुलहर झील आपके कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में ही। फुलहर झील से ही एक नदी उत्तर प्रदेश में निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, जिसके किनारे बसे हुए नगर हैं लखनऊ। ठीक है। चंदुबी, चपनाला, हाफलांग ये असम की झील है। चेंबर मवक्कम झील तमिलनाडु में पड़ती है, वो तमिलनाडु चेन्नई में पड़ती है। ठीक है। हुसैन सागर, उस्मान सागर हैदराबाद, हैदराबाद वाले भाई साहब भी हैं, उन्हीं से याद रख लेना, हुसैन सागर, उस्मान सागर हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? सर तेलंगाना की राजधानी है। तो इस प्रकार हमने भारत के प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख झीलें याद कर ली, देख लिया, समझ लिया। ठीक है। एक बार अभी क्लास के अंत में रिवीजन कराऊंगा तो और समझा दूंगा। चलिए अब देखते हैं भारत का मानसून। ये बहुत अच्छा मैप है भारत के मानसून को समझाने के लिए। भारत मानसून प्रदेश, मानसूनी प्रदेश किसको कहते हैं, है ना? भारत की जलवायु मानसूनी है ना? तो भारत की जलवायु यहां हेडिंग होनी चाहिए, भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है? जलवायु भारत की मानसूनी है। अब मानसूनी जलवायु होने का क्या तात्पर्य है? मतलब 6 माह हवा इधर से इधर चल रही है, तो बचे हुए 6 माह हवा इधर से इधर चलेगी। सर हवा कैसे चलती है? अपने आप थोड़ी ना चल जाएगी। हवा चलती है प्रेशर से, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही क्यों चलेगी? अब तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं, चाचा की जेब में, चाचा के लड़के की जेब में 20 रुपए हैं, तो पैसे 20 से 100 की तरफ थोड़ी आएंगे जब तक तुम बदतमीज प्रकृति के ना हो। तुम अगर बढ़िया हो तो पैसे 100 से 20 की तरफ ही जाएंगे। थोड़े बहुत भैया को दे दोगे, मेरा लाजा बाबू तू भी चीज खा लेना, है ना? तो इसका क्या मतलब है? मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। अब सर हाई प्रेशर कैसे आता है ये तो बता दो। आपने बता तो दिया हवा हाई प्रेशर से चलती है। प्रेशर कैसे आया? पैसे कहां से आए? पप्पा ने दिए। ऐसे ही प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? तो प्रेशर क्रिएट होता है टेम्परेचर से मतलब तापमान से। तापमान से कैसे जनरेट हो रहे हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर? जहां इनका इनवर्स रिलेशन है, मतलब उल्टा रिलेशन है। मतलब क्या होगा? जहां हाई प्रेशर है वहां लो टेम्परेचर होगा, जहां हाई प्रेशर है वहां कैसा टेम्परेचर होगा? वहां लो टेम्परेचर होगा, और जहां लो प्रेशर है वहां हाई टेम्परेचर होगा। कैसे? सूर्य का ताप पड़ा ज्यादा, गर्मी हुई ज्यादा, तो क्या हुआ? हवा हुई हल्की। ज्यादा गर्म आदमी हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से उड़ता है, हवा हल्की हुई, हाई टेम्परेचर हुआ। टेम्परेचर के कारण हवा हल्की हो गई, हल्की होकर हवा ऊपर उठ गई, हवा ऊपर उठ गई तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो टेम्परेचर है, ताप कम है, तो क्या हुआ? हवा संघनित हो रही है। ताप कम होता है तो तुम भी चिपकते हो ना, हवा के अणु भी चिपक गए ठंड में। हवा के अणु चिपक गए मतलब हवा कंडेंस हो गई, हवा यहां ज्यादा इकट्ठी हो गई तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो हवा हमेशा किधर से किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब यही कांड हो रहा है पूरा इस मानसून में, मानसूनी दशाओं में। याद करो आपके यहां बारिश कब होती है? सर हमारे यहां बारिश साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम क्यों कह रहे हैं? ये देखो भारत, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, इधर से आ रही हैं हवाएं। क्यों आ रही हैं इधर से हवाएं? हवा इसलिए इधर से आ रही हैं कि जून के महीने में क्या हो रहा है? जून के महीने में यहां भूमध्य कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमक रहा है। भाई ऊपर की तरफ सूर्य लंबवत चमक रहा है। जब ऊपर की तरफ सूर्य लंबवत चमक रहा है मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है। बताओ सहमत हो कि नहीं? यहां टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है। यहां टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है तो क्या होगा? यहां टेम्परेचर ज्यादा मतलब यहां लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी स्थल पर, लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा? यहां 0 डिग्री पर, क्योंकि यहां सूर्य लंबवत है जून के महीने में, 21 जून को सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। तो यहां क्या है? यहां हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट है, लेकिन नीचे की तरफ 0 डिग्री अक्षांश के आसपास सूर्य लंबवत नहीं चमक रहा है। इसके अपेक्षाकृत ताप कम प्राप्त हो रहा है, जिस कारण यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इस पूरी बेल्ट में। और जिधर से होता है हाई प्रेशर और जिधर को होता है लो प्रेशर, हवा कहती है मैं तो
चली किधर, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवा चलने लगती है। सर टेढ़ी क्यों चल रही है, सीधी क्यों नहीं चल सकती थी? तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल नामक चाचा बैठे होते हैं जिनके कारण हवा घूम जाती है। वो कहता है अच्छा सीधी जा रही है इधर को चल। कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी ऐसे गोल गोल जो घूम रही है अपनी धुरी पर, उसके कारण कोरियोलिस बल जन्म लेता है जो कि उत्तरी गोलार्ध में हवा को क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देता है। इसलिए ये हवाएं सीधे दक्षिण से ना आती होकर प्रतीत होकर दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां तक हवा चल गई। हवा चलने के बाद अब क्या होगा? हवा चलने के बाद क्या होगा? अब ये हवा समुंदर की ओर से आ रही है। समुंदर में नहा के डैश डैश डैश, है ना। खैर गाना मुझे याद आ गया। आप लोग समझो कि समुंदर की तरफ से ये हवा चलती हुई आ रही है। समुंदर ने कहा दीदी कहां जा रही हो, थोड़ा सा पानी हमसे भी लेते जाओ। दीदी ने कहा लाओ भैया दे दो, मैं भी प्यासी हो गई हूं। मतलब ये हवाएं अपने साथ बड़ी मात्रा में जलवाष्प ग्रहण करके लेके आती हैं। जलवाष्प ग्रहण करके लाएंगी तो क्या होगा? जहां भी इनको किसी से टकराने का मौका मिलेगा, घर से गुस्से में गया आदमी पत्नी से लड़के, अगर स्कूटी पे गलती से भी किसी ने टच कर दिया ना, वहीं सारा बरस जाएगा। जहां भी टकराने का मौका मिलेगा वहीं बरसेंगी। यही काम ये हवा कर रही हैं। तो यहां तो पहले वेस्टर्न घाट नामक जो पर्वत हैं उनसे टकराकर यहीं हवा कर देती हैं और यहां वेस्टर्न घाट से कटकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। नया कलर ले लेता हूं। दो भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। दूसरी होलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब जो अरब सागर वाली शाखा है वो यहां वेस्टर्न घाट से टकराकर इधर की तरफ वेस्टर्न घाट के पश्चिमी हिस्से की तरफ घनघोर वर्षा करती है, घनघोर वर्षा करती है और इस गुजरात वाले एरिया से निकलकर मध्य भारत में पहुंचती है और यहां घनघोर वर्षा करती है। मतलब मध्य भारतीय पठारीय क्षेत्र जो है वहां घनघोर वर्षा होती है। अब इधर ही साथ ये बंगाल की खाड़ी वाली दीदी भी चल रही थी। अब तमिलनाडु में जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, ये उसके समानांतर पड़ गई, मतलब उसके समांतर हो गई। तो टकराया नहीं, बाइक खट्ट से ऐसे करके बगल से निकल गई। तो गुस्सा तो आई लेकिन बरसी नहीं, यहां चली गई। यहां ये पड़ता है मालदा गैप, हवा को घुसने का मौका मिल गया, यहां से ऊपर घुस गई और यहां से घुसकर यहां ये हिमालय रेंज से टकरा के, ये भी हिमालय रेंज से टकरा के वापस आके मध्य भारत में हवा बारिश कर रही है। और ये बंगाल की खाड़ी भी हिमालय से टकराकर, क्योंकि हिमालय कह रहा मैं नहीं जाने दे रहा भाई ऊपर, यहीं को रुक जा, है ना, सिग्नल है रेड, यहीं रुक जा, यहीं रुक गई और यहां इस जगह मार तमाम बारिश कर रही है। इसी कारण है कि इस मध्य भारतीय पठार से विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल है, जिनमें यमुना की कुछ सहायक नदियां, सोन नदी, नर्मदा, ताप्ती, है ना, और गोदावरी इत्यादि इत्यादि, महानदी, दामोदर, इन सब का उद्गम स्थल यहीं से है। क्यों? क्योंकि यहां पर घनघोर वर्षा होती है, मार जो है बढ़िया मात्रा में जल इन नदियों को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून ने हवा करवा दी सर, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से आपने हवा बारिश करवा दी, सॉरी, जो हवाएं इधर से आ रही थी आपने जने कहां कहां घुमा के हवा करवा दी। अभी दो टाइप की वर्षा और रह गई भाई साहब। अब क्या होगा? ये हवाएं कुछ समय बाद कहेंगी मैं तो चली अपने पिया के घर, मतलब मैं वापस जा रही हूं, अब बहुत हो गई बरसात, हवा तो है, हवा वापस आएगी। हवा वापस आएगी तो क्या होगा? ये हवा बे ऑफ बंगाल में भी होती हुई ऐसे करके वापस आएगी। वापसी आता हुआ मानसून ऐसा प्रतीत होता है। हवा वापसी क्यों जा रही है सर? आप बताओ, हम तो यहीं रोक लेते। हवा बाबू इसलिए वापसी जा रही है, सूरज चाचा जो 23.5 डिग्री पे लंबवत थे, अब धीरे धीरे दिसंबर आते आते 0 डिग्री, सॉरी सितंबर आते आते 0 डिग्री तक लंबवत पहुंच जाते हैं। जब 0 डिग्री लंबवत हो गए मतलब हाई टेम्परेचर यहां हो गया, मतलब लो प्रेशर बेल्ट यहां हो गई और यहां टेम्परेचर कम हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, मतलब हाई प्रेशर बेल्ट इधर हो गई और हवा किधर से किधर चलेगी? हवा चलेगी पूर्व से पश्चिम, उत्तर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लेकिन थोड़ी सी मुड़ जाएगी कोरियोलिस बल के कारण और हवा किधर की तरफ? क्लॉकवाइज मुड़ रही है। घड़ी की ये सुई होती, हवा ऐसे चल रही होती, लेकिन कोरियोलिस बल बोले उत्तरी गोलार्ध में हो तो क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, मैं बैठा हूं यहां पे, इसलिए हवा क्लॉकवाइज मुड़ गई।
ये कॉन्सेप्ट बड़े कठिन हैं, मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूं। आप आराम से 2x पे मत देखना, 1x पे करके तल्लीनता से देखो, मस्त समझ में आएंगे। हवा मुड़ गई, अब हवा मुड़ गई मतलब हवा ऐसे आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब ये कौन सी दिशा उत्तर, ये कौन सी दिशा पूर्व। इस मानसून को कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून, इस मानसून को कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून। हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण हवा जो क्रिएट हो रही है। अब ये हवा जब इधर से वापस आ रही है तो थोड़ा बहुत बंगाल की खाड़ी से नमी फिर से ले लेगी और यहां पूर्वी घाट से टकराकर वापसी वाले मानसून से तमिलनाडु वाले एरिया में वर्षा करेगी। मतलब आपसे कोई पूछे तमिलनाडु या पूर्वी घाट या पूर्वी तट सूखे रह जाते हैं, उनमें वर्षा किससे होती है? उनमें वर्षा होती है लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से। 2 वर्षाएं हो गई। तीसरी वर्षा है भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या आइटम है सर? पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या आइटम है पश्चिमी विक्षोभ? ये और बताओ। यहां दूर कहीं भूमध्य सागर, दूर कहीं जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन हमें बुलाए। देखो भूमध्य सागर से क्या होगा, भूमध्य सागर से ऊपर हवाओं में ऊपर की तरफ वायुमंडल में एक बड़ी तीव्र गति वाले लूप चलते हैं जिनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अभी सिर्फ इतना याद रखो, भूमध्य सागर में हवाएं चल रही हैं वहां के अनेक कारणों की वजह से, और ये नमी भरी हवाएं क्या होती हैं, इस जेट के चक्कर में फंस गई। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी चुनरिया किसी में फंस गई और खिंचड़ते हुए चले गए, ऐसे ये हवा इस जेट में फंस जाती है। गीली गीली हवाएं इस जेट में फंस जाती है तो ये जेट यहां तक इन्हें ले आती है और यहां लाके हिमालय के आसपास ये जेट भी स्टेबल होती है और थोड़ा इसकी हाइट भी कम हो जाती है तो हिमालय से टकराती हैं और पश्चिमी भारत यहां वाले एरिया, गुजरात, इस सब एरिया में फिर से बारिश कर देती हैं। तो जो जाड़ों में भीगी भीगी रातें होती हैं, भीगी भीगी बरसातें होती हैं, वो किसके कारण होती हैं? वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। बताओ भारत की तीनों वर्षा समझ में आई कि नहीं आई? सर ऐसी समझ में आ गई कि कभी नहीं भूलूंगी, है ना। ये तो ये प्रॉपर एक डिटेल कॉन्सेप्ट है ना, एक आध घंटा इसी कॉन्सेप्ट को समझाने में लग जाता है। लेकिन चूंकि मेरा मानना है कि मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूं तो एक शॉर्ट वे में आपको समझाता भी चलूं चीजें। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला, सारा हाई प्रेशर लो प्रेशर का चक्कर है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, नमी धारण करती है, बारिश होती है टकरा के, ठीक है। तो इस तरीके से भारत का पूरा जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु का ये मतलब है 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चढ़ेंगी और 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो भारत का मानसून, शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा जो होती है वो किन क्षेत्रों में होती है? शीतकालीन वर्षा इन क्षेत्रों में होती है जो आपके भूमध्य सागरीय विक्षोभ है, इन क्षेत्रों में वर्षा करता है हिमालय से टकराकर, है ना। थोड़ी बहुत यहां भी ये हो गई। फिर ग्रीष्म ऋतु वाली वर्षा कहां होती है? ये सब जो आपको एरिया दिया है ना, ये सब आपको ग्रीष्म ऋतु वाली वर्षा है। जितने भी ये ऐसे करके तीर दिए हैं ये सब एरिया में। जनवरी माह में होने वाली वर्षा, तो जनवरी माह में होने वाली ये जो है ये वर्षा है, ये यहां जो वर्षा होती है। फिर 100 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा, यहां वर्षा खूब हो रही है क्योंकि मालदा गैप है, बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं लेके बढ़िया वर्षा कर रही हैं। 50 से अधिक वर्षा इन वाले क्षेत्रों में हो रही है क्योंकि यहां आते आते हवाओं की नमी कम हो जा रही है। तो ये वर्षा का प्रतिरूपण है। चलिए अब फिर से देख लेते हैं भारत में वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून वाली वर्षा। मतलब ये भारत है तो इधर से जो बारिश आ रही है दक्षिण पश्चिम मानसून वाली, कब आ रही है? गर्मियों में आ रही है, जून में आएगी, जून से लेकर जुलाई तक रहती है ना। ये 15-20 जुलाई तक ये वर्षा होती है, 15-20 जुलाई या अगस्त तक, ठीक है। चलिए तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा जो है वो कैसे हो रही है? वर्षा जून से सितंबर तक होती है, मतलब अब अंतिम समय वर्षा का चल रहा है और 21 सितंबर आते आते सूरज चाचा नीचे पहुंच जाएंगे 0 डिग्री पर, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर चेंज हो जाएगा, हवाएं वापस होनी शुरू हो जाएंगी। 2 शाखा में इसका विभाजन हो जाता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा। मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहां टकराता है, जब यहां टकराता है तो यहां से टकराकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो अरब सागर की शाखा हो जाती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है, ठीक है। चलिए 1 जून से केरल में प्रारंभ हो जाती है वर्षा, लगभग हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है। अब आपसे पूछ ले, टेक्निकल क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून
निम्नलिखित में से कहां से आर्द्रता ग्रहण करता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, उपरोक्त तीनों। तो याद रखना तीनों लगाओगे, और तीनों ऑप्शन दे रखे हो, एक पूछा हो तो हिंद महासागर लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहां जो हिंद महासागर है मेनली तो दक्षिण पश्चिमी मानसून इन्हीं से नमी धारण कर रहा है। भारत की सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो घुमा के ये फैक्ट पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस मानसून के द्वारा होती है, तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। मूलतः यही भारत की मानसून का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा। अब उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा क्यों हो रही है? सर सितंबर आते आते क्या हुआ, सूरज चाचा 0 डिग्री के समानांतर चले गए। मतलब यहां क्या क्रिएट हो गया, यहां हाई टेम्परेचर हो गया इसके 23.5 डिग्री के अपेक्षाकृत, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अपेक्षाकृत यहां हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया। सूरज यहां लंबवत आ जाता है ना, फिर हाई टेम्परेचर यहां क्रिएट हो गया, मतलब यहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों? ज्यादा टेम्परेचर के कारण आदमी दूर दूर भागता है, हवा के कण भी दूर दूर भागते हैं, हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं, मतलब लो प्रेशर यहां क्रिएट हो गया। इसके अपेक्षाकृत यहां लो टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। मतलब जब ठंडी होती है तो तुम भी सिकुड़ते हो, हवा भी सिकुड़ती है, हवा सिकुड़ गई मतलब प्रेशर ज्यादा हो गया। हवा हमेशा किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हवा चलती सीधी, लेकिन कोरियोलिस बल ने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दिया, घड़ी की सुई की दिशा में मोड़ दिया और हवा ऐसे करके चलने लग गई। अब ये जो हवा चली, ये बंगाल की खाड़ी से इसने नमी उठाई और यहां पूर्वी तट पर पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा पैदा कर दी। तो यहां जो होती है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून है, नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है। भाई सितंबर में तो सूरज चाचा शिफ्ट हुए, 21 सितंबर 22 सितंबर के आसपास हवा वापस होनी शुरू हो गई, अक्टूबर में हवा वापस हुई और नवंबर में जो है तट पे वर्षा करेगी, तमिलनाडु के तट पे, मतलब ये वाला तट, ये जो एरिया है, लो दूसरे रंग से रंग देता हूं, हरे रंग से रंग देता हूं, वर्षा हो गई, हरियाली हरियाली हो गई। इस तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, चलिए बंगाल की खाड़ी से ये जलवाष्प ग्रहण कर रही है, ये वाला जो एरिया है बंगाल की खाड़ी, यहां से ये जलवाष्प ग्रहण कर रही है और जलवाष्प ग्रहण करके क्या कर रही है, घनघोर वर्षा कर रही है। जलवाष्प यहां से ग्रहण कर ले रही है और यहां से जलवाष्प ग्रहण करके इधर तमिलनाडु में पूर्वी घाट से टकराकर यहां खूब वर्षा कर रही है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। तो लौटता हुआ मानसून है, घनघोर वर्षा कर रहा है। कहां कर रहा है? लौटता हुआ मानसून, मतलब जिस डायरेक्शन से हवाएं आती प्रतीत होती हैं उसको कहते हैं। तो लौटता मानसून है, उत्तर पूर्व से हवाएं आती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब उत्तर पूर्व की दिशा से हवाएं आती हुई प्रतीत हो रही हैं, अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहेंगे। टकरा नहीं है कहां? तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर वर्षा कर रही है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब जो शीतकालीन वर्षा भारत में होती है उसको देखते समझते हैं। शीतकाल में जो वर्षा होती है, ये आप मैप देखिए, ये है आपका प्यारा भारत। ठीक है, ये है आपका प्यारा भारत। ये वाला एरिया जो है ये आपके यहां आके पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में कुछ विक्षोभ होता है, भूमध्य सागर में हवाएं चलती हैं और हवाएं ऊपर जो पूर्वी जेट प्रभाव होता है उस जेट प्रभाव में फंस जाती हैं और फंसने के कारण यहां आती हैं, यहां हिमालय से टकराती हैं और उत्तर भारत में घनघोर वर्षा करती हैं। उत्तर भारत मतलब हिमालयी श्रेणियों के आसपास वर्षा कर रही हैं। हिमालय के आसपास वर्षा कैसे कर रही हैं? माना जाता है कि इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ से हुई वर्षा के कारण, है ना, या शीतकालीन हुई वर्षा के कारण ही क्या होता है, जो हिमटोपियां हैं या जो हिमनद हैं, है ना, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, उनका पोषण होता है। मतलब वो वर्षा मुख्यतः उनको प्राप्त होती है और वो जितना गल गला के, जितना जो है उनका गलन से जितना जो है पानी नदियों में जाता है उतना इस वर्षा से पुनः प्राप्त हो जाता है। तो आपसे सवाल ऐसा भी पूछ ले कि हिमनद का पोषण जो है कौन सी वर्षा करती है या ग्लेशियर्स का पोषण कौन सी वर्षा करती है, तो वो शीतकालीन वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा करती है। अच्छा सवाल है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देख लो, उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करती है शीतकालीन वर्षा, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो कई फैक्ट हैं यहां जो आपको पता होने चाहिए कि पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न हो रहा है, मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर से उत्पन्न हो रहा है।
उसके साथ साथ कहां वर्षा कर रहा है, तो भारत के उत्तर या उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कर रहा है। और किसका पोषण कर रहा है, तो हिमनदों का पोषण कर रहा है। जो बर्फ से ढके हुए हिमनद हैं उनको यह पोषित करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीन प्रमुख वर्षाएं थी भारत की। हमने मानसून को, भारत के वर्षा को अच्छे से समझ लिया। रिवीजन में मैं अभी आपको एक बार और बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अब विभिन्न स्थानीय वर्षाएं जो भारत में हैं किसी कारण से होती हैं, और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय में चेरापूंजी, मेघालय चेरापूंजी या मौसिन राम, चेरापूंजी या मौसिन राम आपको लिखा मिलेगा, मौसिन राम, ये सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं। अब यहां क्यों सर्वाधिक वर्षा होती है? क्योंकि कीप आकार की घाटी यहां है। कीप आकार की घाटी मतलब बादल आए, यहां टकराए, और इस तरीके से यहां एक ही तरफ से एंट्री का भी मार्ग है बादल के, चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एरिया है। एक तरफ से बादल एंट्री कर गए, टकराए और कीपानुकार घाटी में वर्षा कर दी। मतलब यहां विश्व की, भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपके इस क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए, तो मौसिन राम चेरापूंजी को भी याद रखोगे। अब एक आम्र वर्षा होती है, ये क्या है? मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा, मतलब ये हो जाती है आपके मई में, मई जून के मई में हो जाएगी केरल और कर्नाटक के तट पर। ये बेसिकली संवहनीय वर्षा है। हल्की सी हवा चली, पश्चिमी घाट से टकराई, ऊपर उठी, पश्चिमी घाट क्योंकि संकरे और लंबे ऊंचाई में ज्यादा है उनसे टकराती है, वहीं वर्षा हो जाती है। तो आम की फसल पकने में सहायक होती है, आम के बौरे आने में सहायक होती है ये फसल, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। आपसे ये पूछा जाता है दो फैक्ट, आम्र वर्षा कब होती है? तो मानसून के पूर्व में होती है, उससे पहले होती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट कहां होती है? तो केरल और कर्नाटक के तट पर होती है। देखो, एक यहां बड़े कंफ्यूज होते हैं हम कि कौन सा केरल है, कौन सा कर्नाटक है, कौन सा तमिलनाडु है। तो केरल तो आपको पता है, तमिलनाडु है इधर वाला और कर्नाटक है ये वाला। तो केरल है, का से केरल, का से कर्नाटक, मतलब का दोनों पास में है, ऐसे याद कर लेना। फूलों वाली बौछार किसको बोलते हैं? केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा उत्पादन में सहायक होती है हल्की सी बौछार, कहवा के फूल खिलने में सहायक होती है फूलों वाली बौछार। तो ये भी फूलों वाली बौछार किसके लिए फेमस है? कहवा उत्पादन के लिए या कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए, फिर और क्या है? काल बैसाखी एक वर्षा है। ये क्या होती है? बैसाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा युक्त पवनें हैं, है ना, जो आपने देखा होगा तेज हवा चलती है और हल्की हल्की सी बारिश होती है। ये बैसाख के महीने में हो रही हैं, इसलिए इनको काल बैसाखी कहा जा रहा है। असम में इसे बारदोली छीड़ा, मतलब छीटा जैसी हवा होती है। चाय, पटसन, चावल के लिए लाभदायक होती है। तो तीन टाइप की वर्षा हो गई। आम्र वर्षा हो गई जो केरल कर्नाटक में हो रही थी, आम की फसल पकने में सहायक है, प्री मानसून वर्षा होती है। दूसरी फूलों की बौछार वाली वर्षा हो गई जो कि किसकी फसल के लिए है? कहवा उत्पादन के लिए फेमस है। ये आपसे मैचिंग में भी पूछे जा सकते हैं। तीसरी काल बैसाखी हो गई जो कि असम, पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर भारत में चल रही है। और पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? सर, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख फसलें हैं पटसन, जूट, चाय, इन सब के लिए लाभदायक है। तो ये हो गई। एक ये लू पता नहीं यहां क्यों दिया है, लू तो हवा है ना, पवन है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। खैर, लू जो गर्मियों में तीव्र हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, इसको लू कहते हैं। हवाएं जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट है अम्लीय वर्षा का। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, कौन कौन से एलिमेंट इसमें योगदान देते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अम्लीय वर्षा, वर्षा बेसिकली होती कैसे है? देखो, वर्षा कैसे होगी? ये जो समुद्र का पानी है, इत्यादि पानी है, इनका बाष्पोत्सर्जन होता है या इवेपोरेशन होता है। इनका बाष्पोत्सर्जन जब होगा तो हवा, जलवाष्प जो है बाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाएगा। जो गर्म हवा होती है ना, उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा है, जलवाष्प वो ज्यादा धारण कर लेगी गर्म है, इसलिए। ठीक है, जलवाष्प ज्यादा धारण कर लेगी। लेकिन होता क्या है कि वो हवा ऊपर उठती रहती है, गर्म हवा हल्की भी होती है, जलवाष्प धारण करते करते ऊपर उठती रहती है, और ऊपर उठती रहती है तो वो ठंडी भी होती रहती है ऊपर उठने के साथ साथ। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, या प्रति 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो हवा ऊपर होकर हल्की भी हो रही है, ठंडी भी हो रही है। ठंडी होगी, संघनित होगी, और संघनित होकर संतृप्त हवा हो जाएगी। मतलब वो कहेगी अब मैं इससे ज्यादा जलवाष्प
धारण नहीं कर सकती। जब तक असंतृप्तता की स्थिति हवा में होती है तब तक वो जलवाष्प को ग्रहण करती रहती है। पहले कहते थे ना बादल पानी लेने जा रहे हैं, तो वो असंतृप्त हवा थी, असंतृप्त हवा थी। और संतृप्त हवा जो होती है बस भाई इससे ज्यादा नहीं होगा, अब मैं बारिश कर देती हूं, तो हवा संघनित होती है, संतृप्त होती है और वर्षा हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। लेकिन इसी बाष्पोत्सर्जन के दौरान यदि कल कारखानों, दहन, है ना, इत्यादि इत्यादि से हानिकारक NO2 और SO2 गैस अगर निकल जाएं, NO2 और SO2 गैस निकल जाएं और ये जलवाष्प के साथ मिल जाएं, तो ये क्या बनाएंगी? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेंगी, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेंगी, जिसको आप तेजाब कहते हैं, वो बना लेंगी। HNO3 बना लेंगी, है ना, हाँ, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, NO3 से NO2 से क्रिया करके, तो HNO3 और H2SO4 ये दोनों अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है इस अम्लीय वर्षा में योगदान करता गैसें हैं। तो अम्लीय वर्षा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई। पानी है, H2O है ना, इक्वेशन मिलाओ, H2O प्लस गैस कौन सी है? SO2। तो क्या हुआ? H2SO कितने हो गए? 2 और 2 4, है ना, SO4, है ना, यहां ये हो जाएगी समीकरण संतुष्ट करने के लिए ये, तो 2 दूनी 4 H हो गए और 2 और 2 4 O हो गए। तो इस तरीके से H2SO4 बन जाता है। ऐसे ही HNO3 NO2 प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा। बाकी आयन और कनेक्ट अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये अम्लीय वर्षा हो जाती है। अम्लीय वर्षा आपसे पूछी जाती है किन कारकों के द्वारा होती है, तो SO2 और NO2 को याद रखोगे, ठीक है। आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था भारत के प्रमुख जलप्रपात। जोग मैंने आपको बताया था योग है, और योग में बहुत सारे लोग नाटक करते हैं, मतलब कर्नाटक में, और शरारतें करते हैं योग में, हाथ मुंह करके घुमा लेंगे, पेट ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी, बोले क्या बैरी हो गई, ब्रह्मा की पहाड़ी से गिर गई थी, इसका उद्गम स्थल। नाटक कर रही है, कहीं से नहीं गिरी थी, मतलब कर्नाटक में है, और जहां ब्रह्मा जी होंगे वहीं शिव होगा। हुन डरू मैं नहीं डरता भाई, हुन डरू मैं नहीं डरू, मेरे पास तो स्वर्ण रेखा है, मेरे पास सोना है, मैं नहीं डरता, मैं किसी छत्ते झाड़ वाड़ में नहीं पड़ता। कपिल धारा और धुआंधार, है ना, तो कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात कहां है? नर्मदा। नरम आदमी होता है वो कपिल की तरह शांत रहता है, लेकिन कभी भी धुआंधार बरस सकता है। चित्रकूट इंद्रावती पर है, दूध सागर मांडवी पे है, और दूध धारा याद रखना, दूध सागर मांडवी पे है, और दूध धारा कहां है? तो जैसे कपिल धारा है वैसे ही दूध धारा है नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी कहां पड़ती है? आपकी मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं। दूध सागर मांडवी पे है, मांडवी नदी पड़ती है आपके गोवा की, ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। भामलाई बजराई इनको छोड़ो, जो महत्वपूर्ण है, अमृत धारा, देवधारा, तो हसदेव नदी जो किसकी सहायक नदी है? महान नदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है हसदेव, उस पर है अमृत धारा, देवधारा। और आप एक जो राहतगढ़ याद रखोगे, बीना दीदी मिर्जापुर वाली राहतगढ़, ठीक है। दुग्ध धारा, कपिल धारा नर्मदा पे है, याद कराए थे। लोघा या लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर है। चूलिया, बोले भाई चंबल में क्यों जा रहा है? चूलिया है क्या? मतलब चूलिया जलप्रपात कहां है? चंबल। वहां तो वैसे ही भीड़ होते हैं, कोई भी पकड़ लेगा। डुडुमा, उरीमा, मच्छू कुंड, कुंड में मगरमच्छ है, मतलब मच्छू कुंड नदी में है। फिर गोकक जलप्रपात, जैसे आप डुबकी लगाते हो घाट पर, वैसे ही गोकक है ना, तो गोकक जलप्रपात आपका घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। फिर हमने देखी प्रमुख झीलें, साला है ना, जो हमारा पड़ोसी है साला, वो जो है अरुणाचल प्रदेश में हमारे ऊपर आके मामला खराब करता है, अरुणाचल प्रदेश में साला लेक। बड़खल और सूरज कुंड कहां है? आपके हरियाणा में है। बड़े बड़े खलियों को हरा दिया सूरज पहलवान ने। काली वैली, बोले खाली वैली मत मिलाकर कुछ लेके आया था, मतलब मिल मतलब तमिलनाडु में। बेमाना डस्टमुड़ी, पेन्नार, ये कहां पे? पेरियार, ये कहां है? केरल में है। चिल्का लेक आपको बताया, चिल्का क्या करेगा? चील उड़ जाएगी, उड़ीसा में है। बूलर और मानसवल झील ये कहां पड़ती है? डल झील, ये सब कहां है? जम्मू कश्मीर में, डल झील। पेरियार हो गई। पुलिकट, किसकी कटिंग हुई थी? सर आंध्र प्रदेश की कटिंग हुई थी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट। 3 झीलें हैं, सबसे ऊपर चिल्का, फिर आपकी बीच में कोलेरू और सबसे नीचे पुलिकट, तो CKP जो है इसको याद रखोगे इस तरीके से। कोलेरू झील आपकी कहां है? आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है। सांबर झील आपको पता है राजस्थान में है। पुष्कर झील आपकी जयपुर, सबको पता होती है। राजसमंद, नक्की लेक, डीडवाना, ये सब सूरजकुंड हरियाणा में है ना, ये सब आपके कहां है? ये सब आपके राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। सांबर झील भी हरियाणा में सूरजकुंड है। रूपकुंड, रूप तेरा मस्ताना, तिकोनी सी टोपी लगाए हुए भैया अपने, कौन? पुष्कर सिंह धामी
हमी भाई, तो रूप किसका बढ़िया है? उत्तराखंड वालों का। फुलहर झील आपको पता है उत्तर प्रदेश में, गोमती नदी यहीं से निकलती है। चंदुबी, चपनाला, हाफलांग ये असम में पड़ती हैं। चेंबर रक्कम चेन्नई में पड़ती है। हुसैन सागर, उस्मान सागर हैदराबाद में पड़ती है। फिर हमने देखा भारत का मानसून, इसको हमने देखा मुख्यतः भारत में तीन जो है हवाओं से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है सबसे ज्यादा। फिर जो हवा लौटती है हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण, उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जो कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। और एक जाड़ों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो कि भूमध्य सागर से उठता है, पूर्वी जेट प्रवाह के दबाव में आके हवा इधर आ जाती है और उत्तर भारत में हवा करती है, जो हवा हिमटोपियों को पोषित करती है। फिर हमने देखा ये दक्षिण पश्चिम मानसून, सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है जून से लेकर सितंबर तक। दो शाखा होती है इसकी, बंगाल खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, ठीक है। जून से प्रारंभ होता है, हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ये जो है मुख्यतः तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है। शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर से होती है और उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करती है। फिर आम्र वर्षा हमने देखी, आम पकने में सहायक है। केरल और कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा है। फूलों की बौछार वाली वर्षा देखी, ये कहां है? ये केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों में है, कहवा में हेल्पफुल होता है। काल बैसाखी देखी, पश्चिम बंगाल और असम में जूट, चाय, पटसन इत्यादि के उत्पादन में सहायक होती है, ठीक है। और असम में इसे बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। चलिए, बैसाख महीने में चलती है। फिर हमने देखा था अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा के लिए हानिकारक एलिमेंट जो है वो आपके कौन कौन है? एक तो NO2, एक SO2, जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 बना लेते हैं, जिस कारण जो बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। ताजमहल के पीला पड़ने का कारण यही अम्लीय वर्षा है। संगमरमर के खराब हो जाने का कारण यही अम्लीय वर्षा है। मकान के पेंट खराब जाने का कारण यही अम्लीय वर्षा है। तो इस प्रकार ये अम्लीय वर्षा काफी खतरनाक होती है। पहली बारिश में जितने भी ये सब होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं उसके माध्यम से, तो इसलिए कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। खैर, तो इस तरीके से आपके भारत के भूगोल की ये 5वीं कक्षा पूरी होती है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मुझे कुछ सुझाव हो या मुझसे कुछ चाहते हो तो उनको भी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली, दोस्त, सखा, सहेलियों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।